प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। यूनिट 4 के लेक्चर नंबर 7 में आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पिछले लेक्चर्स में हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन को डिस्क्राइब किया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम पुनः लिखते हुए उसे रिवाइज करते हैं और उसी एक्सप्रेशन से, उसी इक्वेशन से हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जानकारी मिलती है। जैसा कि फॉर ए रिएक्शन ए बी ये जो रिएक्टेंट है वो चेंज इनटू प्रोडक्ट। जैसा कि आपको पता है रेट लॉ एक्सप्रेशन के अनुसार क्या बनता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनता है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इज इक्वल टू किसके होगा, रेट कांस्टेंट इनटू में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट और उनके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जो पावर में जो रेज होगा वो वैल्यू ए और बी न होकर, जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन में थी, वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या है, ए और बी की जगह जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू है, यानी जब रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाता है, उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकली देखा जाता है और किस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ने से या घटने से रेट ऑफ रिएक्शन पर कितना प्रभाव पड़ता है, उस हिसाब से ये उसकी पावर डिटरमाइन की जाती है और वो हम मान के चलते हैं कितनी, m एंड n। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी में जो आपकी ये एक्सपेरिमेंटली जो ये वैल्यू ऑफ m एंड n आर डिटरमाइंड, जो m और n की वैल्यू जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है, उसी वैल्यू का m और n की वैल्यू का जो सम है, जोड़ है, वही क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्यारे विद्यार्थियों, इस बात को पुनः समझिए कि रेट लॉ एक्सप्रेशन आप जो पिछले लेक्चर्स में अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि फॉर ए रिएक्शन, किसी भी एक रिएक्शन के लिए, जैसे ये रिएक्शन है हमारी ए एंड बी, ये रिएक्टेंट ए और बी चेंज इनटू प्रोडक्ट्स में जो चेंज हो रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन रेट कोस्ट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उनका भी प्रोडक्ट यानी उनका भी गुणनफल, लेकिन यहाँ पर जो पावर आएगी वो जो एक्सपेरिमेंटली जो पता चलेगा। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, मान लिया ए की कंसंट्रेशन दुगुनी करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू 2। अगर ए की कंसंट्रेशन 2 गुनी करने से रेट ऑफ रिएक्शन 8 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणा करने से 8 गुना हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पावर 3 आएगा, 2 की पावर 3 8 गुना हो जाता है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जाएगा उसके बेस पे ये यहाँ पर पावर रेज की जाएगी। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन के अनुसार बात हमने की थी। फिर भी आप पूरा वापस पिछले लेक्चर में जाके इस रेट लॉ एक्सप्रेशन को पुनः समझ सकते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से याद ही होगी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। बस आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो यही है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है, एक्सपेरिमेंटली जिसका पता लगाया गया है, उन पावर का जो सम है यानी जोड़ है, वो क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो इसलिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अब कैसे डिफाइन कर सकते हैं, उसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं द सम ऑफ पावर किसकी पावर, ये ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन और किसकी कंसंट्रेशन की पावर है ये, ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ इक्वेशन है ये। इस रेट लॉ इक्वेशन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर का सम है वो क्या कहलाता है, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन दोबारा समझ लीजिए। जो हमारी रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें जो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उनकी जो पावर है उन पावर का सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यानी कैसे डिफाइन किया, द सम ऑफ यानी उनका जोड़ किसका, पावर ऑफ, किसकी पावर, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन किसके अंदर, ए रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। नंबर एक तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये नोट करने वाली बात है, इसे आप नोट, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, तो इसको आप नोट करिए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी, क्या क्या हो सकती है किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर, कैन बी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। एक बात। दूसरा, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन आल्सो बी फ्रैक्शनल नंबर भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है, जैसे 1.5 यानी 3/2 या 5/2 यानी एक प्रकार से 2.5, 3.5, इस प्रकार से फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल दे दें हम 0.5, 1.5 या 2.5 ऐसे हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये 3 से ज़्यादा कभी नहीं होगा, बट इट कैन नॉट बी more than 3, cannot be more than 3 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। क्यों, बिकॉज, क्यों नहीं होगा, ये हमारे आगे इसी चैप्टर में एक कोलिजन थ्योरी आएगी, उसका मैं थोड़ा सा आपको समरी बता देता हूँ। कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंटों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, टकराते हैं, तो रिएक्शन होती है। अगर वो अपनी अपनी स्थिति पर रुके रहेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो रिएक्शन का जो मूलभूत सिद्धांत है वो कोलिजन थ्योरी ने बताया कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराते हैं तभी उनके पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। अब उसी कोलिजन थ्योरी में एक बात निकल के आई
एक समय में एक साथ 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे से नहीं टकरा सकते। मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल ही एक दूसरे से टकरा सकते हैं। एक साथ 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल कभी नहीं टकराएंगे, और 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक साथ नहीं टकराएंगे तो इसका मतलब अब रिएक्शन की जो स्पीड तो वो कोलिजन पर डिपेंड करेगी। तो 3 ही एक बार एक साथ टकरा सकते हैं मैक्सिमम, तो फिर उस रिएक्शन का ऑर्डर मैक्सिमम 3 ही हो सकता है। 3, तो इसलिए इसमें हमने वो कहा कि 3 से ज़्यादा ऑर्डर क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज देयर आर लिस्ट, ये सबसे ही कम है, या कहिए आर नो पॉसिबिलिटीज ऑफ simultaneously no possibility of simultaneous collision of 4 or more reacting molecule। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 3 से ज़्यादा क्यों नहीं सकती, बिकॉज देयर आर लिस्ट, यही सबसे कम मॉलिक्यूलों की संख्या, या कहिए नो पॉसिबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ 4, यानी 4 या 4 से अधिक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक साथ टकराने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये कोलिजन थ्योरी के अनुसार है। और जब 4 या 4 से अधिक मॉलिक्यूल एक साथ नहीं टकराते तो इट मीन्स 3 मॉलिक्यूल एक साथ टकराएंगे, और मैक्सिमम फिर वो 3 ही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। तो ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम बारी बारी से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं डिफरेंट ऑर्डर, 0 ऑर्डर की, 1 ऑर्डर की, या 2 ऑर्डर की, 3 ऑर्डर की रिएक्शन की। हम बारी बारी से एक एक एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से समझते हैं। यानी एग्जाम्पल ऑफ the reaction of different order। अलग अलग ऑर्डर्स की रिएक्शंस के हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला जो एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं वो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी, पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। द रिएक्शन which depends only on the unit concentration of reactant, unit concentration of reactants is called first order reaction। देखिए इसका एग्जाम्पल लीजिए। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक। ये हमारी रिएक्शन है जैसे N2O5, और इसका डिसोसिएशन होकर चेंज हो रहा है ये 2NO2 प्लस हाफ
O2, यानी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ये डिसोसिएट हो रहा है। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो केवल और केवल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, N2O5 की कंसंट्रेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसकी पावर 1 ही है। 1 ही का मतलब ये हुआ अगर इसकी आप 2 गुनी कंसंट्रेशन कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना हो जाएगा। अगर इसकी 3 गुनी कर दोगे तो 3 गुना हो जाएगा। इसकी 4 गुना कर दोगे तो 4 गुना हो जाएगा। वो कैसे? रेट ऑफ रिएक्शन को अगर मैं रेट कांस्टेंट लगा के ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाकर इक्वल करूं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, जिसे हम रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो ये ऐसा कब होगा? जब इसकी ये पावर 1 हो। जैसे अगर मैं 2 गुना करूँगा तो यहाँ 2 रखूँगा तो 2 की पावर 1 2, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना हो जाएगा। अगर मैं 3 रख लूँगा, कंसंट्रेशन 3 टाइम कर दूंगा तो 3 की पावर 1, तो ये भी 3 की पावर 1 3 हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 4 रखूँगा तो 4 की पावर 1, तो 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से यानी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में रिएक्टेंट की जितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, 2 गुना करते हैं, 4 गुना, 8 गुना, उतने गुना ही रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है, उस रिएक्शन की स्पीड उतनी हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिएक्शन विच डिपेंड ओनली द यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो उसकी रिएक्टेंट की यूनिट कंसंट्रेशन पर डिपेंड है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना बनता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर बनता है 1। इसी तरह आप एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसी का आप क्या ले सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए? अमोनियम नाइट्राइट, NH4NO2, NO3 होता नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट का भी डिसोसिएशन होता है नाइट्रोजन गैस और वाटर में। इसका भी जो रेट है वो रेट लिखा जाता है इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, वो होगा K इंटू में जो NH4 है, NH4NO2, उसकी कंसंट्रेशन की पावर 1। यानी यहाँ भी अगर 2 गुनी कंसंट्रेशन करेंगे इसकी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 गुना हो जाएगा, 3 गुनी करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनता है? वो 1 बनता है। तो इस प्रकार से आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन भी कर सकते हैं और उसके कुछ ही एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। तो वहाँ पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में इट मीन्स क्या हुआ? 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा, यानी 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या कहिए 2 रिएक्टिंग जो स्पीसीज है उनके ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन? द रिएक्शन in which rate of reaction depends on the concentration of 2 reacting species. दो रिएक्टिंग स्पीसीज वो किसी एक ही रिएक्टेंट की भी हो सकती है
वो किसी अलग अलग रिएक्टेंट की भी हो सकती है। तो उस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे इसका एग्जाम्पल आप समझिए। एक पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं इसका, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड का डिसोसिएशन होता है हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस में, और इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पर रिएक्टेंट तो आपको एक ही दिख रहा है, लेकिन ये जो रिएक्शन जब प्रोसीड करती है तो हाइड्रोजन आयोडाइड के, मैं यहाँ रफली समझा देता हूँ। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड का है, ये भी हाइड्रोजन आयोडाइड का है। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं, तब जाके ये चेंज किस में होता है, हाइड्रोजन और आयोडीन में। अब यहाँ रिएक्शन की स्पीड केवल एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करती, उसके दोनों मॉलिक्यूल पर डिपेंड करती है, दोनों के। तो इसलिए इसकी जो रिएक्शन की स्पीड वो इसकी दो रिएक्टिंग स्पीशीज पर डिपेंड करती है। कहने का मतलब ऐसा होने से क्या होगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन हम दुगुनी कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाएगा, 3 गुनी कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 गुना हो जाएगा। यानी एक्सपेरिमेंटली इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है, जो रेटला एक्सप्रेशन के अनुसार, तो फिर इसका रेट कांस्टेंट इनटू में जो HI की कंसंट्रेशन है उसकी पावर 2, यानी हम 2 करेंगे तो 2 की पावर 4, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो जाएगा। 3 टाइम्स ले लेंगे इसकी तो 3 की पावर 2 9 टाइम हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो इस प्रकार ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो भी डिसोसिएट होके नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन में चेंज होता है। यहाँ भी बैलेंस करने के बाद हमारा ये रिएक्शन बन जाती है। इस रिएक्शन का भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करने के बाद इसका रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखी जाती है। NO2 रिएक्टेंट है जो हमारा, उसकी कंसंट्रेशन की पावर 2। यानी एक्सपेरिमेंटली इसमें भी ये ऑब्जर्व किया गया कि इसकी कंसंट्रेशन अगर हम दुगुनी कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाता है, 3 गुनी कर देते हैं कंसंट्रेशन तो 9 गुना हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, इसलिए इसकी पावर 2। और इस जो भी पावर होती है, अगर वो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो उनकी पावर का सम। अब यहाँ तो रिएक्टेंट एक है, उसी की पावर जो हो वही क्या कहलाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनता है, 2। इसके लिए भी ऑर्डर क्या बनेगा, 2। तो इस प्रकार ये 2 ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स थे। आइए अब हम करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हमारी कौन सी होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी अब हमारा पहले कितना था, 2 रिएक्टिंग स्पीशीज पर डिपेंड कर रहा था, अब हमारा 3 रिएक्टिंग स्पीशीज पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। द रिएक्शन in which rate of reaction depend upon the concentration of
3 reacting molecule, 3 reacting species, 3 रिएक्टिंग स्पीशीज पर डिपेंड करे। जैसे कोई भी ये 3 रिएक्टिंग स्पीशीज हो सकता है, एक ही रिएक्टेंट के हो तीनों मॉलिक्यूल, या एक रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल है, जैसे ए के और बी रिएक्टेंट का ये एक मॉलिक्यूल है, या तीनों के डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो वो एक दूसरे से कोलिजन करते हैं तो फिर वो रिएक्शन घटित होती है। इसका मतलब तीनों रिएक्टिंग स्पीशीज, चाहे वो सेम रिएक्टेंट के हो चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट के हो, तीनों की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो फिर उस रिएक्शन का जो ऑर्डर आएगा वो 3 होगा। ये मैं लिख देता हूँ इसके लिए, रिएक्टिंग स्पीशीज के लिए ब्रैकेट में, ये स्पीशीज है ना वो सेम रिएक्टेंट की भी हो सकती है या फिर वो डिफरेंट रिएक्टेंट की भी हो सकती है, या फिर क्या है वो डिफरेंट रिएक्टेंट्स की भी हो सकती है। तो ऐसी रिएक्शंस को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, पहला एग्जाम्पल्स इसका हम लेते हैं थर्ड ऑर्डर का। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन करवाने से NO2 बन गया और इसको बैलेंस करने पर हमें ये मिलता है। अब इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन का जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा रेट कांस्टेंट NO नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन उसकी पावर 2 और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन उसकी पावर 1। और इसलिए आप समझ सकते हैं इसका ऑर्डर कितना बनेगा, 2 + 1 3 ऑर्डर बनेगा। 3 ऑर्डर का मीन्स ये है, यहाँ कंसंट्रेशन अगर हम 3 गुणी कर दें तो रिएक्शन की स्पीड 27 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27 टाइम्स। या जैसे 2 गुना कंसंट्रेशन कर दें तो 8 टाइम हो जाएगा। जैसे इसकी मैं 2 गुना करूँगा तो 2 की पावर 2 4, और इसकी भी 2 गुना करूँगा तो 2 की पावर 1 2, तो 4 गुना 2 8, यानी रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम हो जाएगा। तो इस प्रकार तो 2 की पावर 3 हो गया एक प्रकार से, यानी दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दुगुनी करते हैं तो टोटल मिलाकर जो रेट ऑफ रिएक्शन वो 8 गुना हो जाता है, 2 की यानी पावर 3। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या बना, 3। इसका एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। इसका जो एग्जाम्पल हम नाइट्रिक ऑक्साइड की और क्लोरीन गैस की हम रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलता है नाइट्रोसाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, नाइट्रोसाइल क्लोराइड। और इसका क्या नाम था, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये आप नाम जानते हैं क्लोरीन। इसको बैलेंस करें तो ये हमारा ये बन जाएगा। इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर के इंटू में नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन की पावर 2 और क्लोरीन की कंसंट्रेशन की पावर 1, और इस तरह से यहाँ पर फिर ऑर्डर क्या बनेगा रिएक्शन का, 2 + 1 यानी 3। तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स थे। तो अब क्या फोर्थ ऑर्डर भी होगा, नो। हम ये बात पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा, 3 से ज़्यादा नहीं होता। तो फिर क्या, फिर हम चौथे जो बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर की कर ली, सेकंड और थर्ड। अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप समझ ही रहे हैं, यानी यहाँ पर रिएक्शन की जो स्पीड है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती। चाहे कंसंट्रेशन 2 गुनी कर ले, चाहे 4 गुनी कर ले, कितना ही गुना कंसंट्रेशन बढ़ा ले रिएक्टेंट की, रिएक्शन की स्पीड वही रहती है। इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोई असर नहीं है, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द रिएक्शन हुज रेट बोल दीजिए, जिसका रेट यानी जिसकी स्पीड इज इंडिपेंडेंट, यानी कोई निर्भर नहीं है, कोई डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट, किसके ऊपर डिपेंड नहीं है? ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर कोई डिपेंड नहीं है, या इंडिपेंडेंट वर्ड याद ना रहे तो द रिएक्शन हुज रेट इज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स भी हम ले लेते हैं। इसके एग्जांपल्स हमारा है जैसे अमोनिया का। अमोनिया का डिसोसिएशन होकर नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बनती है। अगर इसे हम बैलेंस करें तो ये हमारा ये हो गया। अब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता, चाहे इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी ही बढ़ा लें, कितनी 2 गुना 5 गुना 7 गुना कितनी कर ले, यानी इस पे डिपेंड नहीं करता। तो अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर जीरो, तो इसलिए इसका जो ऑर्डर है वो कितना आता है? जीरो। ये जीरो ऑर्डर की थी। ये जो टाइप की रिएक्शन है वो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कौन सी है? जो दिखने में बड़ी सिंपल रिएक्शन होती है और दिखने में ये लगता है कि उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक रियल नंबर्स होगा 0 1 2 3 इस तरह से, लेकिन उनका जो एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटली पता लगाया जाता है तो उनका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो फ्रैक्शन नंबर आता है। तो इस तरह से इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सम रिएक्शन which appear सिंपल, बड़ी सिंपल नज़र आती है, बट आर एक्चुअली ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर, लेकिन वो बड़ी उनकी नेचर बड़ी कॉम्प्लेक्स होती, जटिल होती है। तो ऐसी रिएक्शन के पास फिर क्या होता है? हैव फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल्स लेते हैं हम। इसका एग्जांपल्स हमारा है, बड़ी सिंपल रिएक्शन आपको ये नज़र आ रही है कि हाइड्रोजन और ब्रोमीन गैस की रिएक्शन हुई और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। अब इसमें आपको बड़ा सिंपल नज़र आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो दिख रहा है कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के तो और ब्रोमीन की कंसंट्रेशन पे सीधा डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये पता चलता है कि इसकी कंसंट्रेशन दुगनी करते हैं तो ये भी दुगुना हो जाता है, 3 गुनी करते हैं तो 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब इसकी
पावर तो 1। लेकिन ब्रोमीन की कंसंट्रेशन में ऐसा नहीं होता, उसकी 4 गुना कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रेट 2 गुना बढ़ता है। इसका मतलब इसकी पावर 1/2 है। और इसलिए अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, वो 1 + 1/2 यानी 3/2, और ये एक फ्रैक्शनल नंबर है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। और भी आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल था, इसका एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। दूसरा एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन गैस और उससे बनता है कार्बोनाइल क्लोराइड। यहाँ पर भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो K इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उसकी तो पावर 2 और क्लोरीन जो है उसकी कंसंट्रेशन की पावर 1/2। यानी अगर कार्बन की कंसंट्रेशन 2 गुनी करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो जाता है, 3 गुनी करते हैं तो 9 गुना हो जाता है। लेकिन क्लोरीन की अगर हम 4 गुना करते हैं तो जाके 2 गुना होता है, यानी उसकी कंसंट्रेशन की फिर पावर क्या होगी, हाफ होगी। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा इसका, वो 2 + 1/2 यानी इसे हम 2.5 भी लिख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल ये था और एक एग्जाम्पल ये। तो इस तरह से ये फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी तक समझा है व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और उसके टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 5 टाइप से जिनकी हमने एग्जाम्पल्स के जरिए उनको अच्छी तरह समझा है। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक की हमारा है, अब जो हमने कल के लेक्चर्स में जब हमने डिफरेंस किया था रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में, तो लास्ट तीसरा डिफरेंस जो हमारा था, वो तीसरा डिफरेंस हमारा था कि रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट तो हमेशा मोल पर लीटर पर सेकंड होती है, लेकिन रेट कांस्टेंट की यूनिट वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है। तो आज हम रेट कांस्टेंट की यूनिट पता लगाने के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट जिसे हम K से डिनोट करते हैं, फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए अलग अलग हम ये करते हैं। पहले हम करते हैं 0 ऑर्डर के लिए करते हैं, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। पहले हम कैलकुलेट करते हैं यूनिट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम यूनिट कैलकुलेट करते हैं। देखिए, माना फॉर एक कोई रिएक्शन मानी, फॉर ए रिएक्शन एक ए रिएक्टेंट है, वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक है। अब 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, आप रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन अच्छी तरह लिखना जानते हैं
इज इक्वल टू इनटू में रेट कांस्टेंट, और रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन की पावर क्या बनेगी जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो बनेगी। और अब हम रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें तो रेट कांस्टेंट की कैलकुलेट करनी है, तो रेट कांस्टेंट की करनी है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है ये हमें पता है, ऑलवेज क्या होती है, मोल पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और रेट कांस्टेंट की हमने कैलकुलेट करनी है। अब कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल, रिएक्टेंट की किसी भी कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर इनवर्स, लेकिन उसकी जो पावर कितनी है, जीरो। और किसी की भी पावर जीरो हो वो वैल्यू क्या बन जाती है, 1। तो इसलिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो के की जो यूनिट बनी वो क्या बनी, मोल पर लीटर पर सेकंड। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वही रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो किस ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट और रेट कांस्टेंट की यूनिट सेम होती है, तो वो आप किसके लिए बताओगे, जीरो ऑर्डर के लिए। तो आप ये बात ध्यान रखिए। अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करते हैं। किसके लिए करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। वही फिर लेते हैं, लेट कोई भी रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। और अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, मैं रेट ऑफ रिएक्शन ना लिख के बार बार सीधा रेट ही लिख देता हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन रेट क्या बनेगा रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट इनटू में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1। और रेट ऑफ रिएक्शन है जो उसकी यूनिट्स क्या होती है, मोल पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट की हमने कैलकुलेट करनी है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर कहिए या मोल लीटर इनवर्स। अब हम देख रहे हैं मोल पर लीटर दोनों तरफ मल्टीप्लाई है, यानी इसको मोल पर लीटर को हम इधर लेके आएंगे, ये डिवाइड में आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स के रह जाएगा। और इस तरह से मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल होने के बाद तो यूनिट ऑफ जो के है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आ गई, सेकेंड इनवर्स। अब हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर के लिए फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो सिमिलरली वही लेट ए रिएक्टेंट है कोई, वो किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट्स में। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और जब 2 हो जाएगी तो फिर हम यूनिट क्या लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट की हमने कैलकुलेट करनी है और कंसंट्रेशन की क्या होती है, मोल पर लीटर यानी मोल लीटर इनवर्स, और उसकी पावर कितनी है, 2। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो इधर है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और इधर ये जो मोल पर लीटर इनवर्स है ना
उसकी पावर 2 है तो मैं 2 टाइम लिख देता हूँ, मोल पर लीटर इनवर्स 2 टाइम लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, 2 टाइम लिखने के बाद एक से तो ये एक कैंसिल हो जाएगा। ये जो है अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, मोल को ऊपर लेके जाऊंगा तो मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स को ऊपर लेके जाऊंगा तो लीटर की पावर 1 हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी, और सेकंड इनवर्स ये के की वैल्यू, यानी हैंस जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट क्या बनी, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। सिमिलरली हम अब फोर्थ ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते, सॉरी थर्ड ऑर्डर के लिए, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालेंगे। देखिए थर्ड ऑर्डर के लिए वही लेट ए रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो फिर हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, के इंटू में ए की कंसंट्रेशन की पावर 3। रेट की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, रेट कांस्टेंट की कैलकुलेट करनी है। कंसंट्रेशन की होती है मोल पर लीटर कहिए या मोल लीटर इनवर्स, और उसकी पावर कितनी लेंगे, 3। अब हमें तो के की कैलकुलेट करनी है, इधर तो हुआ मोल पर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और इसको मैं अब लेके आता हूँ इधर, तो ये मैं 3 टाइम लिख देता हूँ, मोल लीटर इनवर्स गुणा में मोल लीटर इनवर्स गुणा में, एक बार और लिख देता हूँ, मोल लीटर इनवर्स। अब एक मोल लीटर इनवर्स से तो एक मोल लीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, अब 2 मोल रह गए, मोल का स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर लेके जाएंगे तो मोल की पावर -2। अब लीटर इनवर्स ये 2 हो जाएंगे, लेकिन ऊपर लेके जाऊँ तो लीटर की पावर ये 2 प्लस के हो जाएंगे, और सेकंड इनवर्स ऊपर है ही। तो इस तरह से ये रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई फॉर थर्ड ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों, अब हम इनकी एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल में आप देखिए, उसको बड़े अच्छे ढंग से समझिए, हमें ये बार बार कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेबल से आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएगी। टेबल देखिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम टेबल बनाते हैं। टेबल में एक साइड हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और एक तरफ हम लिखते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो पहले हम जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप देखिए, वापस में उस पर लेके चलता हूँ। जीरो ऑर्डर के लिए हमने कैलकुलेट की थी, क्या आई थी, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड। फिर आइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी क्या यूनिट आई थी, देखिए दोबारा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आई थी, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारी क्या आई, देखिए कैलकुलेट करी थी हमने, ये मोल, ये हमने सेकंड ऑर्डर के लिए कैलकुलेट करी थी
मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। और थर्ड ऑर्डर के लिए भी आप देखिए क्या आई थी, थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिए, थर्ड ऑर्डर के लिए आई मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। इसमें आप देख सकते हैं, अब याद रखने का बड़ा आसान तरीका है, हम 0 से 1 2 3 पे गए तो सभी में सेकंड इनवर्स तो है ही। इसमें मोल की पावर 1, इसमें मोल की पावर 0 और किसी की पावर 0 1 होती है, यानी इसमें मोल की पावर -1 -2, यानी मोल की पावर ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे मोल की पावर घट रही है। यहाँ मोल की पावर 1, वहाँ मोल की पावर 0, यहाँ मोल की पावर -1, यहाँ मोल की पावर -2। ऑर्डर बढ़ रहा है और मोल की पावर घट रही है। दूसरा, यहाँ पहले लीटर इनवर्स था, अब जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहा है लीटर की पावर बढ़ रही है। -1 से लीटर की पावर 0 और किसी की पावर 0 1 होती है, वो हमने लिखा नहीं। फिर लीटर की पावर 1, 0 से बढ़कर 1, फिर 1 से बढ़कर 2, यानी मोल की पावर घटती जाएगी जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा और लीटर की पावर बढ़ती जाएगी। इस तरह से आप इजीली ये टेबल बिना कैलकुलेशन के डायरेक्टली बना सकते हैं। या फिर आप एक जनरल फॉर्मूला लिख लीजिए, इन जनरल इफ n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने क्या कर लिया, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर क्या मान लिया, n मान लिया। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट के, उसकी यूनिट क्या बनेगी देखिए। तो अब n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और रेट कांस्टेंट की यूनिट कैलकुलेट होती जाएगी। जैसे n की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 1 - 0 1 और 1 आया तो फिर ये मोल पर लीटर पर सेकेंड। 1 करेंगे तो 1 - 1 0 और सारे किसी की पावर 0 1 हो जाती है, सेकेंड इनवर्स आ जाती है। तो 1 - n याद रखिए, बस 1 - n पावर कर देंगे मोल पर लीटर की, यानी मोल लीटर इनवर्स की, और फिर हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब इसके बेस पे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।